प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज हैं 15.6 एंड 15.7। 15.6 में देखिए पहले, द बॉय स्टूड अंडर द बर्निंग रूफ। ठीक है, अंडर हो जाएगा, रूफ के नीचे खड़ा होगा। ये सुटेबल प्रीपोजिशन लगानी है अपने आप समझकर। भीमसेन वाज ए मैन ऑफ माइट, जब भी इस तरह से आती है, मैन ऑफ माइट, मैन ऑफ एडमिरेशन, मैन ऑफ एक्शन, इस तरह की टर्म होती है। मतलब भीमसेन जो है शक्तिशाली व्यक्ति था, तो कह सकते हैं मैन ऑफ माइट। होशियार व्यक्ति था, मैन ऑफ इंटेलिजेंस, इस तरह से नाउन का प्रयोग कर देते हैं। द सिंगिंग बर्ड्स डिलाइट्स अस, यहाँ तो कोई प्रीपोजिशन की आवश्यकता है नहीं। द सिंगिंग बर्ड्स, गाने वाले पक्षी, या इसमें कर सकते हैं आप, अगर कहें पक्षियों का गाना कर सकते हो तो द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स कर सकते हैं, ये चल जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। वी शुड प्रॉफिट थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमें प्रॉफिट लेना चाहिए एक्सपीरियंस के माध्यम से। ठीक है, ये लाइट खोली जा गया। छठा सेंटेंस है, आई शूट एन एरो, मैंने एक बाण जो है छोड़ा, इन द एयर, हवा में। देयर केम ए रॉयल गेस्ट एट माई डोर, ठीक है, डोर के लिए एट आता है। द वोल्फ वॉज ओनली ए यार्ड टू मी, ठीक है, टू मी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब मुझसे एक यार्ड की दूरी पर था। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ, हमेशा कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है। हमारी कक्षा कंसिस्ट करती है, मतलब हमारी कक्षा में शामिल है। कंसिस्ट मतलब अंतर्गत आना, शामिल होना। 30 बॉयज़। क्लीनलाइनस इज नेक्स्ट टू गुडलाइनस, नेक्स्ट के बाद टू आता है कि जो स्वच्छता होती है वो दिव्यता से अगली चीज़ होती है। वी सा ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है, वी सा ए फ्लीट ऑफ शिप्स, हमने देखा एक बेड़ा, फ्लीट होता है बेड़ा, समूह, ग्रुप, ऑफ शिप्स, जहाज़ों का। ए कमिटी ऑफ 5, ठीक है, ए कमिटी ऑफ 5, 5 लोगों की कमिटी वाज अपॉइंटेड। द रूम इज़ 30 फीट, द रूम इज़ 30 फीट ऑफ लेंथ कह सकते हैं, ठीक है, 30 फीट ऑफ लेंथ। 15.7 माई डॉटर हैज़ नो लाइकिंग फॉर म्यूज़िक, लाइकिंग के बाद 4 आता है। आई शैल रेफर दिस मैटर टू द हायर अथॉरिटीज़, रेफर के बाद 2 आता है। राम अपील्ड टू द प्रिंसिपल, ठीक है, राम ने अपील करी, तो अपील किसको करी, प्रिंसिपल को करी होगी, तो 2 आ जाएगा। जिसको अपील करते हैं उसके लिए 2 आता है, जिस चीज़ के लिए अपील करते हैं उसके लिए 4 आता है, और जिसके खिलाफ अपील करते हैं उसके लिए अगेंस्ट आता है। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल टू हेल्थ, फुल एबल इनके साथ 2 आता है। द गेट कीपर वाज फाउंड एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी, अलग होने का अर्थ है तो फ्रॉम आएगा। कैन आई सी यू एट 6 o'clock इन द इवनिंग, समय है, एट आएगा। आवर ट्रेन इज़ ड्यू टू अराइव विद इन 5 minutes, विद इन लगा दीजिए, इन लगा दी, दोनों अर्थ निकाल देंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली इन द मॉर्निंग, दे हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1992, ठीक है, तो कल ये 15.8 और 15.9 मिलवाई जाएगी। ठीक है, चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने कराया था, उसके कुछ एक्सरसाइज मिला लें, 2 एक्सरसाइज कम से कम। एक्सरसाइज 24 देखते हैं। मैं कल अपने गांव से पैदल आया था। आई केम, सेकेंड फॉर्म आएगी, आई केम फ्रॉम माई विलेज ऑन फुट यस्टरडे, पैदल की ऑन फुट होती है। हमने आज चिड़ियाघर देखा था। वी सा या वी विजिट भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को देखने घूमने जाते हैं तो विजिट लगा देते हैं। वी सा या वी विजिट, विजिट में ईडी जोड़ देंगे, विजिटेड द जू टुडे। तुमने कल शाम के 6 बजे अजायब घर देखा था।
यू विजिटेड द म्यूजियम एट 6 PM कह दीजिए यस्टरडे। उन्होंने कल एक ड्रामा में भाग लिया था। दे पार्टिसिपेटेड इन ए ड्रामा यस्टरडे। भाग देने के लिए पार्टिसिपेट लगा दीजिए, टेक पार्ट भी लगा सकते हैं। माताजी आज शाम के 7 बजे बहन जी से मिलने स्टेशन गई थी। द मदर वेंट टू द स्टेशन टू मीट बहन जी या सिस्टर कह दीजिए, टू मीट हर सिस्टर एट 7 PM टुडे। पिताजी आज कानपुर से दोपहर लौटे थे। द फादर रिटर्न्ड फ्रॉम कानपुर एट नून टुडे। राम के भाइयों ने कल स्टेशन पर मुझसे मुलाकात की थी। राम्स ब्रदर्स मैट मी, मुलाकात करने की मीट की सेकंड फॉर्म मैट मी एट द स्टेशन यस्टरडे। बाबर ने राणा सांगा को खानवाह के युद्ध में 1527 में हराया था। बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527। ठीक है, या अगर बैटल ना लिखें तो एट खानवा भी कर सकते हैं, जगह का नाम है खानवा, तो एट खानवा भी लिख सकते हैं, खाली बैटल की ज़रूरत नहीं है। और अगर बैटल लगाओगे फिर इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527। महेश पिछले साल कई घंटे तक पढ़ा करता था। महेश, ये देखिए जो आदत वाले वाक्य होते हैं, कोई काम किया करता था, इनको आप वैसे भी बना सकते हैं सिंपली पास्ट इंडेफिनिट में, या फिर यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। यूज टू भी एक टर्म आती है, मॉडल्स में आगे पढ़ाई जाएगी, यहाँ भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर रहने दीजिए। अभी आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए। महेश स्टडीड फॉर मैनी आवर्स लास्ट ईयर। एक बूढ़ा व्यक्ति उस बरगद के नीचे पिछले वर्ष बैठा करता था। एन ओल्ड मैन sat under the banyan tree और लास्ट ईयर। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, मैं कल प्लेटफॉर्म पर नहीं सोया था। आई डिड नॉट स्लीप एट द प्लेटफॉर्म यस्टरडे। रीता ने कल अपने बड़े भाई को पत्र नहीं लिखा था। रीता डिड नॉट राइट ए लेटर टू हर एल्डर ब्रदर। यस, हमारी पुस्तकें नहीं चुराई थी। वी डिड नॉट स्टील योर बुक्स। मास्टर साहब ने कल कक्षा में व्याकरण नहीं पढ़ाया था। द टीचर डिड नॉट टीच क्लास यस्टरडे। माताजी ने कल मेहमानों के लिए खाना नहीं बनाया था। द मदर डिड नॉट कुक द फूड फॉर द गेस्ट्स यस्टरडे। पिताजी ने कल मुझे 5 रुपये नहीं दिए थे। द फादर डिड नॉट गिव मी 5 रुपीज़ यस्टरडे। किसान ने आज बारिश के कारण अपना खेत नहीं जोता था। द फार्मर डिड नॉट प्लो हिज फील्ड ड्यू टू रेन। कारण हो गया ड्यू टू रेन टुडे। शिकारी ने हिरण का पीछा नहीं किया था। द हंटर डिड नॉट चेज, पीछा करने की चेज होती है, चेज द डियर। अंशु ने कल कुछ नहीं खाया था। अंशु डिड नॉट ईट एनीथिंग, या फिर अंशु एट नथिंग भी कर सकते हैं। अंशु ईट की सेकंड फॉर्म एट ले लो और नथिंग कर दो, कुछ नहीं को नथिंग यस्टरडे। डॉक्टर साहब ने रोगी के लिए दवाइयाँ नहीं लिखी थी। द डॉक्टर डिड नॉट प्रेस्क्राइब कर देते हैं दवाई लिखने के लिए, एक वर्ड आता है प्रेस्क्राइब, वैसे आपको पता नहीं है तो आप राइट ही लिख दीजिए। डिड नॉट प्रेस्क्राइब होता है, जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं उसके लिए प्रेस्क्राइब शब्द का प्रयोग करते हैं, PRESCRIBE। डिड नॉट प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स फॉर द पेशेंट। ठीक है, तो ये 26 और 27 हम कल मिलवा देते हैं। अभी हम इसमें एडवर्ब पढ़ा रहे थे हमने सिंपल एडवर्ब बताया था आपको, जिसमें हम एडवर्ब ऑफ टाइम बता चुके थे, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता चुके थे, एडवर्ब ऑफ नंबर भी बता चुके थे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, एडवर्ब ऑफ मैनर भी हमने बता दिया था। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, जो डिग्री या क्वांटिटी बताता है, ऐसा भी एडवर्ब होता है जो हमें डिग्री या क्वांटिटी बताएगा। ठीक है, यानी कि
पांचवा एडवर्ब है ये सिंपल एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। मात्रा बताएगा, मतलब जैसे हम कहीं लिख देते हैं कि भाई बेटर, अब बेटर मैंने क्या होता है अच्छा, ठीक है। तो इसे अगर हम थोड़ा सा इसकी डिग्री बढ़ाएं तो क्या कहेंगे, मच बेटर, ज़्यादा अच्छा, ठीक है। हमने लिख दिया गुड, वेल, ठीक है। अब ये वेल जो है अच्छा होता है, हमने इसके साथ लगा दिया वेरी वेल, तो वेरी ने क्या किया, इसकी थोड़ी सी डिग्री बढ़ा दी, ठीक है। तो इस प्रकार जो एडवर्ब जो है किसी शब्द की डिग्री बढ़ा देता है उसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद छठा है सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन एडवर्ब कैसा होता है, अफर्मेशन होता है किसी बात को अफर्म करना, दृढ़ करना, मानना, स्वीकार करना। तो उसी हिसाब से कुछ ऐसे हमारे पास शब्द हैं जो अफर्मेशन के काम आते हैं, किसी चीज़ को निश्चित करते हैं। जैसे हम कहें सर्टेनली, इसमें आप अक्सर देखेंगे सर्टेनली माने होता है निश्चित रूप से। मान लो हमने कहा कि भाई उसने अपना काम कर लिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने कहा कि उसने निश्चित रूप से अपना काम कर लिया है, तो ये शब्द अगर हमने जोड़ दिया है इसमें निश्चित रूप से, सर्टेनली, तो इसने क्या किया, इसने बात को और ज़्यादा दृढ़ कर दिया है, ठीक है। तो सर्टेनली आता है, डेफिनेटली आता है, श्योरली आता है, मतलब किसी बात को हम पूरे पक्के तरीके से कह रहे हैं। और छठा सातवां जो अंतिम है निगेशन का होता है। इसी तरह जैसे अफर्मेशन होता है, इसका उल्टा भी होता है निगेशन, जो चीज़ को स्वीकार नहीं करता, ये स्वीकार करने वाला होता है, ये अस्वीकार करने वाला होता है। इसमें जैसे नोट आ जाता है, नेवर आ जाता है, ठीक है। किस चीज़ को हम नहीं जानते, नहीं मानते, कभी नहीं करते, तो नोट, नेवर जैसे शब्द निगेशन में आते हैं। यानी कि अब सिंपल एडवर्ब में आप समझ पाए कि भाई जितने भी शब्द प्लेस प्रकट करते हैं, स्थान प्रकट, समय प्रकट करते हैं, संख्या प्रकट करते हैं, या किसी काम करने का तरीका प्रकट करते हैं, ठीक है जी, डिग्री बढ़ाते हैं, या फिर अफर्मेशन और निगेशन प्रकट करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम सिंपल एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा स्टडी के लिए आप किताब को पढ़ सकते हैं, इसमें सब एग्जाम्पल के साथ चीज़ें दी हुई हैं, मैंने थोड़ा आपका काम आसान कर दिया है। अब दूसरा एडवर्ब आता है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब से पहले रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं, ठीक है। यह वही लड़का है जो मेरी मदद करता है, ठीक है। यह वही लड़का है जो मेरी मदद करता है। अब इस वाक्य में देखिए, इसमें वाक्य में दो हिस्से हैं, एक तो ये यह वही लड़का है, और एक ये है जो मेरी मदद करता है, देख रहे हैं। तो इसमें जो ये जो शब्द आया है ये किसके लिए आया है, जो किसे कह रहा है, ये लड़के को। भाई मेरी मदद करता है जो कौन है, लड़का ही तो है वो जो, तो इसलिए ये नाउन के स्थान पर आ रहा है, ठीक है। ये जो शब्द है ये नाउन के लिए आया हुआ है, लड़का नाउन ही तो है, तो इसलिए ये प्रोनाउन हो जाएगा, तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है संबंध बनाने वाला, रिश्तेदार, जैसे आप अपने घरों में कहते हैं रिलेटिव है मेरे, तो ऐसे ही ये भी ऐसा शब्द होता है जो दो वाक्यों को या एक शब्द को किसी दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा ही है, और इसका संबंध किससे है वो उसी के हिसाब से इसे प्रोनाउन या फिर एडवर्ब कहा जाता है। लेकिन यहाँ इसका संबंध लड़के से है, लड़का क्या है, नाउन, तो यहाँ ये प्रोनाउन हो जाएगा।
ठीक है। और अगर मैं कहूँ इसी वाक्य में कि यह है अगर मैं कहूँ कि मैं जानता हूँ कि वह कब आएगा। अब ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में मैं जानता हूँ एक सेंटेंस तो ये है, ठीक है, और दूसरे वाक्य में वह कब आएगा, ये मतलब मैं उस टाइम को जानता हूँ, मैं उस समय को जानता हूँ जब वह आएगा। ठीक है, ऐसे भी इस वाक्य को हम कह सकते हैं। यानी कि जब हम वाक्य को अंग्रेजी में बनाएंगे, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। ठीक है, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। अब देखिए व्हेन क्या प्रकट कर रहा है, टाइम प्रकट कर रहा है, समय प्रकट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं समय जानता हूं कि वो कब आएगा, तो ये क्या हुआ, ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि ये समय प्रकट कर रहा है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ऐसा कोई भी जो है शब्द जो स्थान प्रकट करता है, कारण प्रकट करता है, ठीक है, या फिर जो है समय प्रकट करता है, ये जितने भी पीछे हमने आपको बताए हैं, यानी कि जो सिंपल एडवर्ब में हमने आपको बताए हैं, स्थान, समय और भाई मैनर, तो वो सब क्वेश्चन वर्ड बनकर जब आते हैं। ठीक है, जैसे स्थान का क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, वेयर, कहाँ। ठीक है, समय का क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, व्हेन। ठीक है, और मैनर का क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, वाई, हाउ। कारण का क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, वाई। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन वर्ड बनकर बीच में आते हैं और रिलेटिव एक प्रोनाउन रिलेटिव बन जाते हैं, एक तरह से दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम में आते हैं, तो इनको रिलेटिव एडवर्ब के रूप में हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन एक जैसा प्रयोग ही होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमने जो है विस्तार से आपको प्रोनाउन में नहीं पढ़ाया था, हम इनको अलग से एक सेंटेंस के रूप में पढ़ाना चाह रहे थे, तो वो सेंटेंस इन तो मैं आज पढ़ाते हैं। देखिए, जैसे इस वाक्य को बनाते हैं, यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय। ठीक है, ऐसे बनता है, यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय। यहाँ जो की अंग्रेजी आएगी हु, व्यक्ति के लिए हु आता है, अगर कोई व्यक्ति है उसके लिए हु आता है। और अब देखिए ये जो है इसकी हु क्यों आई, हु तो सब्जेक्ट होता है, तो आगे वाक्य में देखो आप ध्यान करके, इसमें सब्जेक्ट ये जो ही है, भाई सहायता कौन कर रहा है, जो, तो इसलिए कर्ता के रूप में हु आ गया। और अब जो है अगर ये कर्म होता, ठीक है नहीं, अगर ये कर्म होता तो फिर इसकी हुम लगती, WHOM, लेकिन ये तो कर्ता है, तो कर्ता के लिए हु लगेगा। और अब कर्ता के बाद मेन वर्ब, टेंस देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, सीधा मेन वर्ब हेल्प्स, और किसकी, मेरी, मी। दिस इज द बॉय हु हेल्प्स मी। अब देखिए अगर ये वाक्य इस प्रकार से होता कि यह वही लड़का है जिसे मैं पुस्तक देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस वाक्य में दिस इज द बॉय, ठीक है। अब ये इस वाक्य में आगे देखिए आप, इस वाक्य में सब्जेक्ट मैं है, यानी कि जो ये वर्ड बीच में आया हुआ है, जिसे आया तो लड़के के लिए है ना भाई, जिसे किसे, किताब किसको देता हूँ, लड़के को देता हूँ मैं, तो लेकिन इसकी अंग्रेजी भी यहाँ हु नहीं आएगी। हु इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आगे देखो वाक्य में सब्जेक्ट
अलग से दिया हुआ है। पुस्तक कौन देता हूँ? मैं। ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट होता ऊपर वाले वाक्य की तरह तो हु लगता, लेकिन अब ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। किताब इसको दी जा रही है तो ऑब्जेक्ट के लिए आएगा whom। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? whom आएगा। और I give, ठीक है, प्रेजेंट में, और गिव के बाद आ जाएगा बुक, और इसके बाद टू भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक बात और भी है। अब ये टू जब यहां लगता है तब वो whom जो है whom नहीं रहता है। हमने आपको पहले बताया था, जब whom के सेंटेंस पढ़ाए थे, हमने आपको बताया था कि अगर यहां बाद में प्रीपोजिशन आ जाती है कोई तो फिर वो whom नहीं रहता, वो who बन जाता है। हालांकि अर्थ वो whom का ही निकालेगा। ठीक है, अर्थ वो whom का ही निकालेगा। अगर इस टू को आप यहां से हटाकर यहां लगा दें तब ये whom बन जाएगा। दिस इज द बॉय टू whom I give book है। दिस इज द बॉय टू whom I give book। ठीक है, बाकी ये who और whom का तो अंतर हम पहले ही बता चुके हैं कि कहाँ whom जो है who का ही काम करता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा यहाँ दोबारा फिर जिक्र हो गया। बाकी आप ये ध्यान रखिए कि जब ये कर्ता होगा अगले वाक्य का जो, तो who आएगा, और अगर ये कर्ता ना हो, कर्ता कोई और हो वहाँ, तब ये whom आएगा। ठीक है, एक और भी रूप देखिए इसका। अगर हम कहें यह वही लड़का है जिसकी पुस्तक मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ जिसकी पुस्तक, कई बार ये जिसका वर्ड भी आ जाता है। ठीक है, बीच में इसके साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ा होता है, अटैच होता है। जिसकी पुस्तक, जिसका घर, जिसका भाई, जिसकी बहन, जो भी होता है, तो तब इसके लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे whose। दिस इज द बॉय whose book, दिस इज द बॉय whose book I read। ठीक है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, whose book I read, जिसकी पुस्तक मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार who, whom और whose किस प्रकार बीच में रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आते हैं वो आप यहाँ समझ सकते हैं। अब ये तो who, whom, whose, इन तीनों का प्रयोग तो होता है अगर व्यक्ति है जिसके लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि ये जिसके स्थान पे जो, जिसे, जिसको, जिसकी ये आ रहे हैं, अगर ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, तब आप who, whom और whose का प्रयोग करेंगे। और अगर ये कोई वस्तु हो, जैसे हम कहें यह वही पुस्तक है जो मैंने कल खरीदी थी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पुस्तक के जो है वर्ड पुस्तक के लिए आया हुआ है। ठीक है, यह वही पुस्तक है जो मैंने कल, दिस इज द बुक। ठीक है, ये देखिए जो शब्द किसके लिए है? पुस्तक के लिए है, तो इसके लिए विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विच लगाते हैं और बस आगे तो सेंटेंस जो है वो बना दीजिए आई बाउट, क्योंकि अगला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है जो हमने टेंस कल पढ़ाया था। आई बाउट यस्टरडे, दिस इज द बुक विच आई बाउट यस्टरडे, यानी कि यहाँ जो के लिए विच आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति है तो जो की अंग्रेजी हु लगेगी, वस्तु के लिए विच लगेगा। ठीक है, जानवर हो कोई तो दैट लगा देते हैं। अगर कोई ये दिस इज द काऊ है, मान लो यहाँ काऊ होता तो आप दैट लगा सकते हैं उसके लिए।
जो की अंग्रेजी, ठीक है। कोई स्टेटमेंट है, मान लो कोई स्टेटमेंट है, या जैसे समथिंग, नथिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई भी मतलब भाववाचक संज्ञा, भाव समझ रहे हैं ना, भाववाचक संज्ञा जो दिखाई नहीं देती है, जिसको हम जो है सिर्फ महसूस करते हैं, सच्चाई है, झूठ है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, तो उनके लिए वॉट का प्रयोग भी कर देते हैं। यानी कि वॉट किसके लिए आता है? भाववाचक संज्ञा के लिए। तो जो की अंग्रेजी हु कब लगेगी? अगर व्यक्ति है उस जिसके स्थान पर वो आया है। विच कब लगेगा? अगर कोई वस्तु है। दैट कब लगेगा? अगर कोई जानवर है। वाट कब लगता है? अगर कोई स्टेटमेंट है या कोई भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे हम कहें कि ध्यान से सुनो, जो अध्यापक कहते हैं। ध्यान से सुनो जो अध्यापक कहते हैं। तो देखिए पहले वाक्य बनाइए, ध्यान से सुनो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। लिसन अटेंटिवली, लिसन अटेंटिवली, ठीक है। लिसन अटेंटिवली, ध्यान से सुनिए। हमेशा लिसन के बाद टू आता है, ठीक है। लिसन अटेंटिवली टू, अब क्या सुनिए ध्यान से? जो। अब ये जो शब्द है किसके लिए आ रहा है? जो अध्यापक कहेंगे। अब जो अध्यापक कहेंगे वो दिख थोड़ा ही रहा किसी को, ठीक, वो तो एक भाव है, बातें हैं, तो उसके लिए यहाँ जो की अंग्रेजी वाट आएगी। वाट द टीचर सेज, ठीक है, व्हाट द टीचर सेज, ठीक है। तो इस प्रकार से हु, विच, दैट, वाट, ठीक है, इनका यूज आप जो है आपकी समझ में आ गया होगा। अब कुछ सेंटेंसेस जो हैं मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप उन्हें जो है बना कर लाएंगे, ठीक है। यह वही आदमी है जिसने मेरा पर्स चुराया था। यह वही लड़का है जिसे अध्यापक ने पीटा था। यह वही लड़की है जिसका पेन मैं लेता हूँ। यह वही घर है जो हमने पिछले साल बेचा था। यह वही गाय है जो
हमें दूध देती है। मैं विश्वास नहीं करता जो तुम कहते हो। ठीक है, तो ये 6 सेंटेंस हैं, इनको आप जो है बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अभी और एक काम और करेंगे आप। प्रोनाउन चैप्टर में पीछे जाएंगे और प्रोनाउन में एक्सरसाइज होगी 5.3, पेज नंबर 50 है इस किताब में। तो एक्सरसाइज 5.3, 5.4, ठीक है, 5.5 एंड 6। तो 5.3 कल आप बनाएंगे पहले, ठीक है। 5.3 आप कल बना कर लाएंगे और एक ये वाक्य हो जाएंगे आपके, और 2 एक्सरसाइज प्रोनाउन की है, उसकी सॉरी प्रपोजिशन की चली रही है हमारी, वो सब भी बनाएंगे, ठीक है।